हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में उत्तराखंड की बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उसके पॉलिटिकल मैप के बारे में जाना था कि कौन सा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे है, और कितने डिस्ट्रिक्ट, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिलों को मिला करके हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो फॉर्म हुआ है। एंड उसकी बाउंड्रीज किन किन राज्यों के साथ है और किन किन दूसरे देशों के साथ है, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड का फिजिकल डिवीजन कैसा है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करनी है। या फिर सिंपल शब्दों में बोले तो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन का मतलब है कि यहाँ पे कितने तरीके की जमीनें पाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करनी है। देखिए, अगर हम लोग मेजरली बात करें, ठीक है, एक ऊपर ऊपर से अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड है ना, उसमें टोटल 5 तरीके की जमीनें पाई जाती हैं। ठीक है, टोटल 5 तरीके की इसमें लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन से जो वो 5 तरीके, देखिए। सबसे जो नीचे जो आता है, सबसे नीचे आता है मैदान, गंगा का प्लेन, गंगा का समतल मैदान जिसे हम लोग कहते हैं। फिर उसके ऊपर, मैदान के ऊपर हमारे आते हैं तराई और भाबर वाला रीजन। क्या होते हैं इन सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तराई एवं भाबर वाला रीजन। एंड उसके ऊपर जो आता है, उसके ऊपर होता है हमारा शिवालिक। कुछ शिवालिक की पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती हैं। एंड शिवालिक के ऊपर हमारे मध्य हिमालय वाला पोर्शन आता है। मध्य हिमालय वाला पोर्शन आता है। एंड मध्य हिमालय के सबसे ऊपर जो सबसे नॉर्दर्न वाला जो पार्ट होता है, उसमें हमारा होता है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय जिसे कहते हैं। देखिए, हम लोग क्योंकि इसमें बहुत ब्रॉडली इसे कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रॉडली कैटेगराइज इसे कर रहे हैं। होने को जो उत्तराखंड का जो नदन पार्ट है ना, जो उत्तरी भाग है, मतलब जैसे पिथौरागढ़ के अगर छोटे से पोर्शन की बात करें, चमोली के या फिर उत्तरकाशी के थोड़े थोड़े से जो पोर्शन है, उसमें ट्रांस हिमालय के भी कुछ जगहें उसमें आती हैं। बट हम लोग यहाँ पे ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ब्रॉडली हम लोग उत्तराखंड को 5 जमीनों के अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्थ से अगर स्टार्ट करें तो महान हिमालय, फिर सेकंड मध्य हिमालय, फिर शिवालिक है, फिर तराई है और भाबर है। इन सब में सबसे ज्यादा जो फैला हुआ जो पार्ट है ना, मतलब उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा जो मेजरली पाया जाता है, तो उसके बारे में हमें याद रखना है कि मेजरली जो यहाँ पे पाया जाता है वो होता है हमारा क्या, मध्य हिमालय। सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी तरीके की भूमि यहाँ पे पाई जाती है तो यही है, मध्य हिमालय वाला पोर्शन। थोड़ा सा अगर इसे हम लोग मैप में समझे तो देखिए, सबसे नीचे वाला जो ये पार्ट है ना, जिसे हम लोग हरिद्वार कहते हैं, एंड उधम सिंह नगर, जो ये वाला जो पोर्शन होता है, तो सबसे नीचे वाला जो ये पोर्शन होता है, ये होता है प्लेन्स, है ना, प्लेन रीजन होता है यहाँ पे। फिर उससे ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए, तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं तराई और भाबर वाला रीजन, है ना। ये जो हमारा हो जाता है, ये तराई और भाबर वाला रीजन होता है। एंड फिर उससे ऊपर अगर हम लोग आए, तो उससे ऊपर हमारी पाई जाती है क्या, शिवालिक। देखिए, शिवालिक की अगर हम लोग बात करें, तो शिवालिक क्या होते हैं ना, शिवालिक एक छोटे छोटे से पहाड़ होते हैं, है ना। छोटे छोटे से ऐसे करके पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की एक रेंजेस टाइप है, ऐसा समझ लीजिए, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो इसे हम लोग शिवालिक कह रहे हैं। एंड शिवालिक से बड़े, शिवालिक से थोड़ा सा बड़े साइज में, मतलब शिवालिक से बड़े साइज में, मतलब एक जो हमारी जो रेंजेस पाई जाती है, जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों को कहते हैं हम लोग मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय ही हमारे राज्य के सबसे ज्यादा पार्ट में फैला हुआ लैंड है, ये एक तरीके की भूमि है। और सबसे जो ऊपर होते हैं, और वो सबसे बड़े पहाड़ होते हैं, याद रखना। तो सबसे बड़े जो पहाड़ होते हैं, ये सबसे बड़े और सुंदर सुंदर से पहाड़ होते हैं हमारे उत्तराखंड वाले, और उत्तराखंड के नॉर्थ वाले पार्ट में पाए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, कैसे पता चला हमें कि मतलब यहाँ पे महान हिमालय है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये महान हिमालय, इससे ऊपर महान हिमालय है। और फिर कैसे हमें पता चला कि यहाँ से इससे नीचे जो है वो शिवालिक वाली रेंज है। कैसे हमें पता चला कि ये वाली जो लाइन में बना रहा हूँ, ये इससे नीचे, इस वाली लाइन से नीचे जो है हमारे प्लेन्स वाला जो रीजन आ जाता है। तो देखिए हुआ क्या ना, जैसे जैसे हम लोग पहाड़ी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो सबसे अगर सुंदर सुंदर से एक पहाड़ आ रहे थे जिसे हम लोगों ने नाम दिया महान हिमालय का, है ना, ये इसे हम लोगों ने ग्रेट हिमालय का नाम दिया। अब बीच में एक ये प्लेन समतल मैदान जैसा आया, ठीक है, मतलब ये ग्रेट हिमालय की पहाड़ियां थी, उनके बीच में एक ये प्लेन सरफेस जैसा आया।
तो इस सरफेस का नाम दिया गया एमसीटी, है ना। एमसीटी मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रखना एमसीटी का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इंग्लिश में इसे याद रख लेना। इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इंपॉर्टेंट एक है एमसीटी जिसे हम लोग कह रहे हैं। एमसीटी का मतलब है कि ऐसी एक जमीन, है ना, जो किन किन पहाड़ों को सेपरेट कर रही है, महान हिमालय और मध्य हिमालय को सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसे हम लोग कहते हैं एमसीटी, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद जब मेन सेंट्रल थ्रस्ट से नीचे जब हम लोग आते हैं तो हमारी मध्य हिमालय की पहाड़ियां स्टार्ट होती है ना। तो मध्य हिमालय और शिवालिक को जो सेपरेट करने वाली जो लाइन होती है ना, एक समतल जो प्लेन जो जगह आती है, उसे हम लोग कहते हैं एमबीटी। एमबीटी का मतलब है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, याद रखना मेन बाउंड्री थ्रस्ट। पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार आता है कि शिवालिक और मध्य हिमालय को सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एमबीटी। फिर उसके नीचे अगर हम लोग आए, मैंने बताया मध्य हिमालय के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम शिवालिक रीजन आ जाता है। और शिवालिक और ये जो प्लेन्स को जो सेपरेट करती है ना, शिवालिक और प्लेन्स को जो सेपरेट करती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं एम एफ टी कहते हैं, है ना। एम एफ टी कहते हैं। एम एफ टी का मतलब क्या है, एम एफ टी का मतलब है मेन फ्रंटल थ्रस्ट कह देते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है एच एफ एफ। एच एफ एफ का मतलब हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, है ना। तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट कह दो, या फिर इसका एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसे हम लोग दूसरा नाम कह देते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, तो ये दो नेम से जानी जाती है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना। आगे देखते हैं एक बार इसी चीज को नेक्स्ट पेज में अगर मैं लिख दूं तो देखिए, मैंने बताया जो हमारी एमसीटी थी, एमसीटी। अच्छा, इससे भी अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर बात करूं तो देखो, देखो सबसे ऊपर आती है ना, वैसे वैसे आती है ITSZ, मतलब इंडियन टिबेटियन सचर जोन। ये जो क्या सेपरेट करती है, ये सेपरेट करती है किसको, ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय। एंड किसको सेपरेट करती है, ग्रेट हिमालय को सेपरेट करती है, याद रखना। फिर उसके बाद आती है एमसीटी। एमसीटी का मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये हमारा जो राज्य है उसमें ग्रेट हिमालय एंड जो मिडिल हिमालय है उसको सेपरेट करती है। फिर आती है एमबीटी। एमबीटी का मतलब क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये हमारे राज्य में दो भूमियों को सेपरेट करती है, दो लैंड्स को सेपरेट करती है। कौन कौन सी दो लैंड्स होती हैं, वो होती हैं मिडिल हिमालय एंड शिवालिक, है ना, शिवालिक को ये सेपरेट करती है। फिर लास्ट में सबसे नीचे जो होता है एच एफ एफ, बोलो। एच एफ एफ का मतलब है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कह दो, या फिर इसका एक दूसरा नेम होता है क्या, इसका एक दूसरा नेम होता है एम एफ टी, मेन फ्रंटल फॉल्ट कह दो, मेन फ्रंटल फॉल्ट कह दो। तो दोनों सेम चीज है, सेम तरीके की लाइनें हैं, ठीक है, सेम तरीके की भूमियां हैं। इसका काम क्या होता है, ये सेपरेट करती है किसको, प्लेन्स एंड शिवालिक वाले रीजन को, प्लेन्स एंड शिवालिक वाले रीजन को ही सेपरेट करती है। तो हमें ये चार लाइनों के बारे में पता होना चाहिए, ITSJ, MCT, MBT, HFF या फिर MFT। ठीक है, तो इनके बारे में हमें याद रखना है। अब देखिए वन बाय वन हम लोग सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है वो हमारा पार्ट है क्या, वो हमारा पार्ट है मैदानी क्षेत्र। सबसे जो पहले प्रकार की जो भूमि आती है वो होती है मैदानी क्षेत्र, जिसे हम लोग प्लेन्स कहते हैं, गंगा का प्लेन मैदान कहते हैं ना, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, ध्यान से देखना। देखिए मैंने बताया कि जो पहाड़ होते हैं ना, जो सबसे बड़े, सबसे ऊपर जो है, सबसे ज्यादा ऊंचाई में और सबसे बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो होते हैं ग्रेट हिमालय होते हैं। अब ग्रेट हिमालय ऊंचाई पे होने के ऊंचाई पर होने की वजह से इधर क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है ना। अब यहाँ पे ठंड होती है तो इस वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं,
है ना, हिमनद पाए जाते हैं यहाँ पे, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। अब ये जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे नदियां बहती हैं। अब नदियों का जो बहाव होता है वो इतना ज्यादा तेज होता है कि ग्रेट हिमालय के नीचे क्या थे, ग्रेट हिमालय के नीचे थे मध्य हिमालय। तो उनका बहाव इतना तेज होता है कि वो मध्य हिमालय की जो पहाड़ियां थी ना, तो उनको तोड़ तोड़ करके आगे जाती है ना, उनको तोड़ तोड़ करके आगे जाती है। तो इस वजह से जो मिडिल हिमालय वाला जो रीजन है उसकी जो पहाड़ियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी है, इस वजह से, क्योंकि ग्रेट हिमालय से जो आने वाली नदियां थी, उन नदियों ने इन मध्य हिमालय में जो पहाड़ियां थी उनको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और उनको तोड़ तोड़ करके वो आगे बढ़ी। तो इस वजह से जो यहाँ के जो पहाड़ होते हैं ना, बहुत टेढ़े मेढ़े अजीब से पहाड़ होते हैं, जबकि ग्रेट हिमालय के जो पहाड़ होते हैं बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं, है ना, ये चीज। अब हुआ क्या, अब जब इनके वाले रीजन से, अब यहाँ पे क्या था, छोटी छोटी पहाड़ियां थी तो कोई दिक्कत नहीं आई, छोटी छोटी पहाड़ियां। देखिए अब यहाँ पे ना ग्रेट हिमालय या फिर ये मध्य हिमालय में जितने भी अवशेष थे, है ना, कोई जानवर मरा, या फिर जितने भी सपोज करो खनिज थे, मतलब किसी ने वहां पे मतलब मध्य हिमालय वाले रीजन में या ग्रेट हिमालय वाले रीजन में किसी ने भी अपनी खेती वगैरह बोई, है ना, खेती मतलब करी, तो जितने भी वहां से खनिज थे, उसने अपने मिट्टी में खाद वगैरह डाली, जितने भी खनिज थे, तो वो क्योंकि बाढ़ आई, मतलब पानी आया, नदी आई, तो नदी के साथ बह करके कहाँ पे आ गए वो, इन पहाड़ियों को भी तोड़ा, और इन पहाड़ियों से भी सारे खनिजों को ले आई, और सारे जो भी जीवाश्म मतलब अवशेष थे, है ना, कोई भी डेड बॉडी थी मतलब जीवाश्म था, तो वो सब ला करके उसने कहाँ पे पटक दिए, इस शिवालिक वाले रीजन में पटक दिए। तो शिवालिक वाला जो रीजन होता है ना, इसी वजह से सबसे ज्यादा जो खनिज होते हैं और जो जीवाश्म होते हैं वो शिवालिक वाले रीजन में पाए जाते हैं। अभी इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि अब जब ये इन पहाड़ों को तोड़ करके ला रही थी ना, तो कुछ बड़े बड़े पत्थर भी लेके आई होगी। तो बड़े बड़े जो पत्थर थे उसने क्या करे, इस भाबर वाले रीजन में, है ना, भाबर वाले रीजन में ला करके इसने बड़े बड़े पत्थर को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं भाबर वाले रीजन में। और क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से यहाँ पे जो आने वाली नदियां होती हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है तो नदियां उनके नीचे से होते हुए जाती हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं भाबर वाले रीजन में जो नदियां होती हैं वो विलुप्त हो जाती है। रियलिटी में विलुप्त नहीं हो रही है, गायब नहीं हो रही है, वो उसके नीचे से होते हुए आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है। अब भाबर वाले पोर्शन से अगर हम लोग नीचे जाएं, तो नीचे क्या होता है, अब नीचे होता है तराई वाला रीजन। तराई वाला रीजन, अब देखिए ऊपर से पानी आ रहा है ना, पानी आ रहा है, अब वो पानी आ रहा है, अब वो पानी जो आया, वो पानी अब यहाँ पे तराई वाले रीजन में जमा होगा सब, है ना। तो तराई बेसिकली प्लेन का वो रीजन होता है, मतलब समतल मैदान का वो रीजन होता है जहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है, तो यहाँ पे उसी तरीके की फसलें पाई जाती है, जैसे धान की फसल यहाँ पे अच्छी हो जाती है तराई वाले रीजन में। अब भाबर में क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है, तो यहाँ पे पानी मतलब नदियां ऊपर तो नहीं बह रही हैं, अब यहाँ पे कृषि तो हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत पथरीली जमीन है ना, कृषि तो यहाँ हो नहीं पाएगी। बट क्योंकि पानी यहाँ पे सही अमाउंट में होता है, यहाँ पे जो नदियां होती है भाबर वाले रीजन में, वो नीचे से होते हुए जाती है, तो इस वजह से जो भाबर वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि पानी यहाँ पे जड़ों तक पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वन होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तराई से जो नीचे वाला रीजन होता है वो प्लेन रीजन हो जाता है ना, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, मतलब मिट्टियां जो होगी, मतलब उर्वरक मिट्टी होती है ना, सबसे ज्यादा जो फसल होती है इन्हीं प्लेन वाले रीजन में होती है, मतलब हरिद्वार और ये हमारा जो उधम सिंह नगर वाला जो रीजन है उसमें सबसे ज्यादा फसल होती है। तो हम लोग इस मैदानी क्षेत्र के ही बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या इसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहली बात, क्योंकि प्लेन वाला रीजन है, पानी एज सच उतना ज्यादा नहीं है, उतना है जितना हमें रिक्वायरमेंट है ना, मतलब जितना कृषि के लिए जरूरी है उतना ज्यादा। तो जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, सबसे पहली बात, मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर कृषि, है ना, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो भूमि है, सबसे ज्यादा कृषि यही मैदानी वाले क्षेत्र में होगी। कौन कौन से रीजन आते हैं इसमें, तो हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर, यूएसएन इसी में आता है। जो भी मिट्टी होती है ना, पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके जो मिट्टी जो लाई गई वो सब यहीं आके इकट्ठा होगी, है ना, क्योंकि जितनी भी हैवी हैवी चीज थी, मतलब बड़े बड़े जो पत्थर थे वो तो भाबर में छोड़ा है। अब जो मिट्टी, जो बालू वालू वाला जो रीजन होगा, मतलब जो अवसाद होगा, अवसाद जो होगा, है ना, वो सब यहीं आके जमा होगा। जो रिमेनिंग छोटे छोटी चीजें होंगी, है ना, वो सब मिट्टी अवसाद ये सब चीजें इधर ही होंगी।
तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि होती है, याद रखना। कौन सा रीजन होता है? हरिद्वार वाला रीजन और उधम सिंह नगर वाला रीजन होता है। और यहाँ पे मिट्टी है ना, नदियों द्वारा लाए गए जो मृदा होती है, उन्हीं की वजह से यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी कलेक्ट होगी, उन्हीं की वजह से मैदानी क्षेत्र हमारे यहाँ पे डेवलप हुए हैं, यहाँ पे मैदान मैदान पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज। सेकंड जो हमारा चीज आती है, सेकंड जो टाइप की हमारी जो भूमि होती है, वो उसके उसके बारे में मैंने बताया, वो होती है वैसे तराई होती है। बट हम लोग थोड़ा सा भाबर के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखो मतलब होने को प्लेन से ऊपर जो होता है वो तराई होती है, बट मैं पहले भाबर बता रहा हूँ। भाबर के बारे में देखिए, समझिए। अब मैंने बताया ना, भाबर की जो जमीन होगी, जमीन उसमें कैसे होते हैं? बड़े बड़े पत्थर होते हैं। पहाड़ जो टूटे, वो बड़े बड़े जो पत्थर थे वो सब यहीं आके रुक गए, है ना, बड़े बड़े पत्थर। तो इस वजह से यहाँ की जो जमीन होती है वो कैसी होती है? उबड़ खाबड़, है ना, उबड़ खाबड़ यहाँ पे जमीन होती है। एंड अब क्योंकि जमीन उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, तो यहाँ पे कृषि हो पाएगी क्या? कृषि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कृषि होने के लिए तो हमें भूमि चाहिए, जमीनें चाहिए, है ना। अब क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से, बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से यहाँ पे जो नदियां होती है ना, नदियां, उसे कह देते हैं हम लोग, वैसे वो रियलिटी में अंदर से होते हुए जाते हैं, उन पत्थरों के नीचे से होते हुए जाती हैं, तो उसीलिए इसलिए हम लोग उसका नाम देते हैं अंतर्वाहिनी। या फिर कभी कभी हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं, विलुप्त। विलुप्त हो जाना मतलब गायब हो जाना, मतलब गायब होने का मतलब यहाँ पे वो उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से होते हुए आती है। तो यहाँ पे जो नदियां होती है वो अंतर्वाहिनी नदियां प्रवाहित होती है यहाँ पे भाबर वाले रीजन में। अब देखिए, अब क्योंकि नदियां तो है इस रीजन में, इस वजह से जो यहाँ पे पेड़ होंगे ना, पेड़, बड़े बड़े पेड़ होंगे, उनकी जड़ों तक पानी जा रहा है। अब पेड़ यहाँ पे ज्यादा होंगे, पेड़ ज्यादा होंगे, तो इसीलिए ये वो वाला रीजन है जहां पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन, सबसे ज्यादा जो जंगल वाला जो रीजन होता है ना, वो यहीं पे, यही वाला रीजन होता है, भाबर वाला रीजन। सबसे ज्यादा जंगल मतलब यहीं पे होता है। अब सबसे ज्यादा जंगल है, तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जंगली जो जानवर होंगे वो भी यहीं पे पाए जाएंगे, है ना। जंगली जानवर पे मतलब अ, है ना, पक्षी वगैरह, ये सब चीजें यहीं पे पाए जाएंगे। अब क्या है, जंगली जानवर ज्यादा है, इस वजह से सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जानवर पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी, ठीक है, मतलब वैरायटीज पाई जाएंगी जीवों की यहाँ पे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने इसमें याद रखनी है, क्या? कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसीलिए यहाँ की जो जमीन होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। अब क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है तो कृषि नहीं हो सकती है, बड़े बड़े पत्थर है तो यहाँ की जो नदियां होती है उन पत्थरों के नीचे से होते हुए जाती है, इस वजह से उन नदियों को अंतर्वाहिनी या विलुप्त नदियां कहते हैं। और क्योंकि अब वो नदियां तो हैं, पानी है सफिशिएंट अमाउंट में है, तो इस वजह से यहाँ पे पेड़ जो होंगे, पेड़ों की जड़ों तक वो क्या कहते हैं, पानी पहुंचेगा, तो इस वजह से पेड़ ज्यादा होंगे, पेड़ ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे सर्वाधिक वन होते हैं। सर्वाधिक वन होने का मतलब यहाँ पे जंगली जानवर ज्यादा, और जंगली जानवर ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे जो जैव विविधता है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक हो, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद मैंने बताया था तराई, वैसे प्लेन्स के बाद हम लोगों ने तराई वाला क्षेत्र पढ़ना था। देखिए अब तराई वाला रीजन वो होता है, देखो जितने भी बड़े बड़े पत्थर थे वो सब वो भाबर में छोड़ आती है नदी। बट उसके अलावा जो पानी जो होता है ना, मैक्सिमम जो पानी होता है, मैक्सिमम पानी वाली जमीन होती है, ठीक है, मैक्सिमम पानी वाली जमीनें होती है, यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, पानी वाली जमीनें जितना जो हमारी जो नदियां आई, नदी जो पानी लेकर के आई, वो सब यहाँ पे जमा रहता है ना। अब यहाँ पे पानी वाली जमीन है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पानी वाली जमीन होने का मतलब यहाँ की जो जमीनें होती है बहुत ज्यादा दलदली होती है ना। यहाँ की जो जमीनें होती है वो बहुत ज्यादा दलदली होती है। अब क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे तालाब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। तालाब पाए जाते हैं, कुएं पाए जाते हैं, है ना, या फिर ताल पाए जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो तालाब, कुएं, ताल, यही इसी वाले रीजन में पाए जाएंगे। अच्छा, कृषि के लिए एक मतलब ज्यादा अच्छी तो नहीं, बट हाँ जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है, मतलब जैसे धान यहाँ पे अच्छा होता है ना। जिन भी फसलों में पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो वो तराई वाले रीजन में बहुत अच्छी तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये तीसरा हम लोगों ने पार्ट देखा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, हम लोगों ने सबसे पहले प्लेन, प्लेन से ऊपर, प्लेन से ऊपर क्या था? तराई था, तराई से ऊपर क्या था? भाबर था। अब भाबर से जो ऊपर आता है वो होता है शिवालिक, है ना। तो हम लोगों ने जो फोर्थ जो चीज पढ़ने वाले हैं, जो फोर्थ जो प्रकार की भूमि पढ़ने वाले हैं, वो है शिवालिक। शिवालिक के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो देखो, सबसे पहले क्योंकि ये पहाड़ियां हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर जो ग्रेट हिमालय में
या फिर मिडिल हिमालय में, ग्रेट हिमालय की बात करें या मिडिल हिमालय की बात करें, कोई भी जीव जंतु मरा, यहाँ पे कोई डेड बॉडी थी। अब क्योंकि ऊपर से नदियां आई तो डेड बॉडी आ करके उसने यहीं छोड़ दी शिवालिक वाले रीजन में। तो सबसे ज्यादा जो जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म, या फिर सबसे ज्यादा जो खनिज होते हैं, है ना, सबसे ज्यादा जीवाश्म की बात करें या सबसे ज्यादा जो खनिज होते हैं, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में इसी शिवालिक वाले रीजन में पाए जाते हैं। ये चीज याद रखना। यहाँ पे जो पहाड़ियां होती हैं उनकी जो एवरेज हाइट होती है ना, इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 750 मीटर से लेकर लगभग 1250 मीटर तक, मतलब 1250 मीटर तक यहाँ पे एवरेज हाइट होती है। इसी शिवालिक वाले रीजन को हम लोग आउटर हिमालय भी कहते हैं, मतलब क्योंकि हिमालय का सबसे नीचे वाला वाला पार्ट है ना, तो इसलिए हम लोग इसे आउटर हिमालय मतलब बाह्य हिमालय भी कहते हैं। या फिर इसका एक दूसरा नेम दिया जाता है मैनाक पर्वत। पूछा जाएगा कि मैनाक पर्वत किसका अन्य नाम है, तो मैनाक पर्वत शिवालिक को बोलते हैं। ठीक है, आउटर हिमालय क्योंकि सबसे नीचे वाले पार्ट में, इसलिए हम लोग इसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है इसका, मैनाक पर्वत भी इसका नाम। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो शिवालिक जो रेंज होती है, शिवालिक एंड उसके ऊपर मध्य हिमालय वाला जो रीजन होता है, मिडिल हिमालय वाला जो रीजन होता है, उन दोनों के बीच में एक पतली सी एक प्लेन सरफेस पाया जाता है जिसे हम लोग एमबीटी कहते हैं, मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोला जाता है इसे, है ना, मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसे बोलते हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है ना, इसमें दो तरीके की हमारी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, दो घाटियां इसमें पाई जाती है, दो वैलीज पाई जाती है। घाटियों का मतलब क्या होता है, ऐसा समझिए कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ के बीच में एक पतला सा एक, ये छोटा सा एक, लंबा सा एक, मतलब गड्ढा जैसा है ना, उसे हम लोग घाटियां कह देते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या, इस एमबीटी वाले जो रीजन है, एमबीटी वाला जो रीजन है, इसमें दो तरीके की घाटियां पाई जाती है। एमबीटी किस किस के बीच में, शिवालिक के ऊपर है और मध्य हिमालय के नीचे है। ठीक है, इसमें दो तरीके की घाटियां, कुछ घाटियां ऐसी हैं कि जो कि ईस्ट की तरफ फेसिंग है। सपोज करो यहां ऐसे पहाड़ था, ये ऐसे पहाड़ था, ये ऐसे पहाड़ था, ये ऐसे पहाड़ था, और ये, है ना, ये हमारा क्या हो गया, देखो किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ फोकस हो रहा है ना, तो ईस्ट की तरफ ओपनिंग है। और कुछ घाटियां ऐसी होती हैं जिनकी जो ओपनिंग होती है वो हमारी कहाँ की तरफ होती है, वेस्ट की तरफ ओपनिंग होती है। सपोज करो ऐसे करके पहाड़ बने हुए हैं और उसकी जो ओपनिंग है ये वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो वेस्ट डायरेक्शन में जो ओपनिंग वाली जो पहाड़ियां होती है उसे हम लोग कहते हैं दून, है ना, मतलब सॉरी, वेस्ट डायरेक्शन में जो ओपनिंग वाली घाटियां होती है उसे हम लोग कहते हैं दून कहते हैं। एंड ईस्ट डायरेक्शन में जो ओपनिंग वाली जो घाटियां होती है उसे हम लोग द्वार कहते हैं। तो इस एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट में दो तरीके की घाटियां पाई जाती हैं। एक होती है वेस्ट की तरफ ओपनिंग जिसे हम लोग दून कहते हैं, और एक होती है ईस्ट की तरफ ओपनिंग जिसे हम लोग द्वार कहते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ना, क्योंकि ये जो पहाड़ियां है ना, ये जो पहाड़ियां हैं, ये ईस्ट की तरफ ओपनिंग है। तो ईस्ट की तरफ ओपनिंग है और हमारा जो सन जो राइज होता है वो भी ईस्ट की डायरेक्शन में होता है ना। तो ये जो द्वार तरीके की जो पहाड़ियां हैं, इसमें इसी वजह से गर्मी ज्यादा होती है ना, इसमें गर्मी इसी वजह से ज्यादा होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हरिद्वार समझ सकते हैं, है ना, हरिद्वार, द्वार लगा हुआ है ना, हरिद्वार, इसी तरीके की घाटियां हैं, है ना, जो एमबीटी के बीच में पाई जाती हैं। एमबीटी मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में पाई जाने वाली ईस्ट डायरेक्शन में ओपनिंग होने वाली घाटियां हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हरिद्वार हो गया। जैसे एक होता है कोट द्वार कहते हैं, है ना, कोट द्वार को आपको पता होगा कि इसे कोट द्वार को हम पौड़ी गढ़वाल का मतलब गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, है ना, कोट द्वार को हम गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और देखिए, और मैंने बताया एक होती है जिनका डायरेक्शन होता है पश्चिम की तरफ ओपनिंग, है ना, कुछ होती है पश्चिम की तरफ ओपनिंग वाली। जैसे सपोज करो ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये वेस्ट डायरेक्शन में अगर ओपनिंग हो रही है तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं दून। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हो गया देहरादून, देहरादून इसका एक एग्जाम्पल हो गया। देखिए अब बेसिकली होता क्या है ना, जैसे मैंने बताया ये वाला कौन सा, ये देहरादून वाला रीजन है ना। तो इधर जो होते हैं, मैंने द्वार बता दिए, एक कोट द्वार बता दिया और हरिद्वार बता दिया। ऐसे ही कुछ प्रमुख दून के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, कौन कौन से प्रमुख दून है हमारे, तो देखिए याद रखना, ये वाला है देहरादून वाला रीजन है ना, तो इधर दो तरीके के दून होते हैं। एक होता है पछवा दून, सॉरी, एक होता है पछवा दून और एक होता है इधर देहरादून। ये हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा दून है,
देहरादून, याद रखना ये देहरादून। हमारे जो ये देहरादून वाला रीजन है इसमें ये 2 दून याद रखना। ऐसे ही ये जो हमारा पौड़ी गढ़वाल वाला जो रीजन है इसमें 2 दून याद रखना। कौन कौन से? एक होता है चौखम, चौखम दून होता है, एंड एक क्या होता है, एक होता है कोठारी दून। कोठारी दून बहुत बार क्वेश्चन आया है कि चौखम दून कहाँ पे है, कोठारी दून कहाँ पे, तो चौखम और कोठारी दोनों पौड़ी गढ़वाल में, याद रखना। सिमिलर बेसिस पे ये जो नैनीताल वाला जो रीजन है इधर हमारे 3 तरीके के दून पाए जाते हैं। दून का मतलब याद रखना जो वेस्ट डायरेक्शन में ओपनिंग होने वाली जो घाटियां होती है उसे हम लोग दून कहते हैं, है ना। तो देखिए ये नैनीताल वाले रीजन में जो ये पहला जो ये दून दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं सॉरी पाटली दून, इसे हम लोग कहते हैं पाटली दून। पहला वाला जो ये है इसे हम लोग कहते हैं पाटली दून कहते हैं। कहाँ पे है पाटली दून? नैनीताल वाले रीजन में पाटली दून। ये जो दूसरा जो दून दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं कोटा दून, है ना। कोटा दून और कोठारी दून अलग अलग है। कोटा दून हमारे नैनीताल वाले रीजन में आता है ना। एंड जो कोठारी दून है पौड़ी गढ़, तो पौड़ी गढ़वाल के बेसिकली याद रखिए चौखम और कोठारी याद रखिए, पाटली, कोटा, और ये लास्ट वाला जो होता है देखो क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में तो इसलिए इसका नाम हो जाता है पूर्वी दून। बस सिंपल है। नैनीताल में 3 दून है, पाटली दून है, कोटा दून है, और कौन कौन सा है? पूर्वी दून है। तो बेसिकली इनके बारे में ये छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखना। आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेन्स पढ़े, प्लेन्स के ऊपर हम लोगों ने तराई, तराई के ऊपर भाबर, भाबर के ऊपर शिवालिक, शिवालिक के ऊपर हम लोगों ने एमबीटी के बारे में भी पढ़ लिया, मतलब जो दून वाला जो क्षेत्र होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब जो 5th टाइप का जो लैंड पाया जाता है हमारे जो उत्तराखंड राज्य है वो होता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बारे में देखिए क्या क्या चीजें फेमस है वो देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि मध्य हिमालय मैंने बताया ना यहाँ पे टूटी फूटी जो पहाड़ियां होती है वो पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं आपदाग्रस्त क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि यहीं की जो पहाड़ियां होती है, क्योंकि देखो नदी के नदियों ने इन पहाड़ियों को तोड़ा इस वजह से ये वीक है, तो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ के जो पहाड़ों की जो एवरेज हाइट होती है वो एवरेज हाइट कितनी होती है? 1200 से लेकर 4500, है ना, 4500 मीटर तक, मतलब 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। एंड देखो अब होता क्या है ना, ये जो मध्य हिमालय वाला जो रीजन है, मध्य हिमालय वाला जो रीजन है इसकी जो पहाड़ियां हैं ध्यान से अगर देखोगे तो ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी ये पहाड़ियां है ना, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी क्यों है बताया था, क्योंकि महान हिमालय से जो आने वाली नदियां उन्होंने इसे तोड़ा है बार बार। तो ये किस किस के बीच में? ये है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और किसके बीच में? एमबीटी। एमसीटी और एमबीटी के बीच में, मतलब एमसीटी क्या है? एक प्लेन सरफेस है महान हिमालय के नीचे, है ना। महान हिमालय के नीचे एक प्लेन सरफेस है। और एमबीटी क्या है? एमबीटी है एमबीटी भी एक प्लेन सरफेस है। तो बेसिकली जो मध्य हिमालय है ना, मध्य हिमालय को हम लोग सैंडविच हिल्स भी कहते हैं। क्यों? जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच, सैंडविच में क्या होता है, ऊपर देखो ये टोस्ट है, नीचे टोस्ट है, और बीच में ये चाउमीन जैसी पड़ी हुई है ना। तो इसी वजह से इसे हम लोग सैंडविच हिल्स भी कहते हैं, याद रखना। मध्य हिमालय की जो हिल्स है उसे हम लोग सैंडविच हिल्स भी कहते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक होती है। इसका दूसरा नाम सैंडविच हिल्स, या फिर हम लोग इसे कहते हैं हिमांचल। हिमांचल, हिमांचल, हिम का मतलब होता है बर्फ से रिलेटेड। तो क्योंकि महान हिमालय वाला जो रीजन होता है ना वहां पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, तो उसके आंचल में, उसके नीचे है, तो इसलिए इसका नाम है हिमांचल। ठीक है, ये चीज याद रखो। अब क्या है, मैंने बताया था यही मध्य हिमालय वाला जो रीजन है सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है ना। हमारे उत्तराखंड का सबसे मैक्सिमम पार्ट इसी ने कवर करा है। और क्या चीजें याद रखनी है? अब देखो क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है तो कृषि के लिए अच्छी नहीं होगी, है ना, कृषि के लिए अच्छी नहीं होगी। इसकी एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ की जो जलवायु होती है ना, यहाँ की जो एयर होती है सबसे ज्यादा फ्रेश एयर है ना, सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक। अगर बात करें सबसे ज्यादा जो लोग स्वस्थ रहेंगे वो इसी एयर में रहेंगे, उत्तराखंड की यही वाले रीजन में स्वास्थ्यवर्धक जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक है तो इसीलिए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो पर्यटक स्थल मतलब जो टूरिस्ट वाला जो रीजन है, टूरिस्ट वाला जो एरिया है वो यहीं पे पाया जाता है ना। सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट होता है वो यहीं पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो एयर है बहुत ज्यादा फ्रेश है। तो ये हो गया हमारा मध्य हिमालय। फिर लास्ट जो हमारा आता है वो होता है हमारा महान हिमालय, है ना। और इसी महान हिमालय से हमारी बेसिकली जो ज्योग्राफी के जो बहुत सारी चीजें जो स्टार्ट होती है ना, इसी महान हिमालय से ही स्टार्ट होती है। महान हिमालय
कि जो अगर एवरेज हाइट की बात की जाए, तो एवरेज हाइट की अगर बात करें तो इसकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर तक कह देते हैं। और अगर वैसे अगर बोले तो 450 मतलब 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक इसमें जो आने वाली पहाड़ियां होती हैं उनकी हाइट इस तरीके की होती है, 4500 से लेकर 7817 तक। इसका जो अदर नेम होता है, इसमें जो पाई जाने वाली जो पहाड़ियां होती है उसका अदर नेम हिमाद्री भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर होती हैं कि इसकी जो पहाड़ियां होती है ना वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए हम लोग इसका एक दूसरा नेम हिमाद्री भी कहते हैं। तो